चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्निकल टेक्सचर डिस्कस करते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम शाह स्टॉक्स के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनसे समझते हैं कि बड़े मूव्स कहाँ बन रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि नॉर्मली होता है, थोड़ी सी प्री इलेक्शन नर्वसनेस, किस तरीके से रीड कर रहे हैं आप इसको, और निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो ट्रेंड है वो निफ्टी में तो है नहीं। आई थिंक ये बहुत क्लियर है क्योंकि हम पिछले 4 महीने से 1,000 पॉइंट के रेंज में रहे हैं और हमने ये कई बार कहा कि जब भी निफ्टी 22,800 के आसपास जाता है वहां पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाती है और नीचे में 21,800 और 22,200 में सपोर्ट आ जाता है। और जो भी हमारे लोकल या ग्लोबल फैक्टर्स रहे हैं, आई थिंक लिक्विडिटी के कारण मार्केट हर बार संभल जाता है। बट एज वी स्पीक, वापस आई थिंक वी आर एट अ मेक और ब्रेक पॉइंट बिकॉज द निफ्टी इज बैक एट दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 22,200। और देखिए, प्राइस एक्शन उतना खराब नहीं है, बट जो ब्रेथ स्टडीज है उसमें मुझे काफी कंसर्न लग रही है और हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में भी ये पिछले 2 दिन में कहा। क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाइज, द एडवांस डिक्लाइन लाइन ऑफ द मार्केट, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग ऑफ द 200 मूविंग एवरेज, अगर ये सारे डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिसेंटली मार्केट 22,800 तक गया उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। सो अभी भी एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, लिक्विडिटी के कारण हमारा मार्केट नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। बट अगर ये 22,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो 3 से 4% की एक शेकआउट हो सकती है। और क्योंकि ये इलेक्शन का महीना है तो देखिए, हमेशा लोग बोलते हैं कि प्री इलेक्शन रैली एक बनता है, बट आई थिंक दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज अ प्री इलेक्शन डिप। हो सकता है कि मैंडेट के बाद मार्केट विल गेट बैक ऑन ट्रैक। और वैसे भी इस बाजार में अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी को आप जितना देखेंगे उतना आप बाजार में कंफ्यूज रहेंगे। ओके, तो सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ बन रहे हैं? आज तो क्लियरली ऑटोज़ का दिन है, लेकिन ऑटोज़ में वैसे भी काफ़ी स्ट्रेंथ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आपके हिसाब से कौन से हैं यहाँ पर? देखिए, ऑटोज तो अच्छा है। आई थिंक ऑटोज में भी नए लीडर्स इमर्ज करके आए हैं। अगर आप आयशा मोटर्स को देखें, एस्कॉर्ट्स को देखें, आई थिंक इनमें मारुति को देखें, ये स्टॉक्स आप लीडरशिप ले लिए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। और ये क्या रिटेल स्टॉक्स है नहीं, दीज आर इंस्टीट्यूशनल ड्रिविंग स्टॉक्स, ग्रेट कंपनीज, ग्रेट अर्निंग्स। तो मुझे लगता है कि ऑटो में ये सब स्टॉक्स में बने रहने चाहिए। यहाँ से भी 10 से 15% की तेजी मिलेगी। पर जो बाकी के जो ऑटो स्टॉक्स है वो काफी जो चल चुके हैं, वहां पर आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम ऑटो, जो हमें अच्छा लगता है, जो मेरे हिसाब से एक मेगा ट्रेंड है, वो है मेटल्स। हम इसके बारे में 3-4 महीने से कहते आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मेटल्स इंडेक्स में 1,000 पॉइंट की तेजी मिनिमम आनी चाहिए। सो जैसी मार्केट स्टेबलाइज होगा, मेटल्स इंडेक्स धीरे धीरे 10,700 तक जा सकता है। सो मेटल्स नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट, फॉलोड बाय फार्मा, जहां पर अच्छी कंसोलिडेशन 2 महीने की कंप्लीट हो रही है और वहां पर भी कुछ दिनों में ब्रेकआउट आनी चाहिए। और जो डार्क हॉर्स सेक्टर है, जो मेरे हिसाब से एक मेगा टर्न अराउंड दे रहा है, वो है एफएमसीजी। 6-8 महीने के बाद वहां पर हम टर्न अराउंड देख रहे हैं। तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, आईटीसी, एचयूएल, डाबर, मारिको, गोदरेज कंज्यूमर, सब अच्छे लग रहे हैं। और इसको देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डी रिस्क मोड में चला गया है। ओके, तो गौतम जी की मेटल्स अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग, आई थिंक फॉलोड बाय फार्मा पिक है। और मेटल्स पे पिछली बार भी आपका एग्जैक्टली यही व्यू था। पर गौतम, इस बार बैंक निफ्टी की स्थिति आपको कैसी लग रही है? आई मीन, ये 3 महीने ऐसे गुजरे जिसमें अब आपके 3 बड़े बैंक्स, लुक एट इंडसइंड बैंक बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एचडीएफसी बैंक बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इंडसइंड बैंक बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिर्फ अभी तक हमको एक आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचा के चल रहे हैं और रख रहे हैं। निफ्टी बैंक के ऊपर आपका व्यू, और स्पेशली इन 2-3 दिग्गज प्राइवेट बैंक्स पर आपका व्यू, जो कि 200 मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त? ये बैंक निफ्टी पिछले 2-3 महीनों में काफी वॉलेटाइल रहा है क्योंकि ये जो तीन चार स्टॉक आपने कहा, आई थिंक ये जो करते हैं इसके कारण बैंक निफ्टी पे बहुत बड़ी बेयरिंग आ जाती है। और बैंक निफ्टी का हमारा 50,000 का एक वर्किंग टारगेट था, वहां तक बैंक निफ्टी गया और वहां से वापस करेक्शन आ गई है। और अगर ये 47,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो और 3-4% की फॉल बैंक निफ्टी में आ सकती है। और जैसे आपने राइटली कहा, आई थिंक सिर्फ 2 स्टॉक पूरे बैंक निफ्टी को बचा के रखे हैं, वो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई।
और जैसे आपको मालूम होगा ये दो हमारे फेवरेट्स हैं, हम इसको 2 साल से प्ले कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और एसबीआई इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस, और मुझे लगता है कि ये दोनों बैंक अगले 6-8 महीने में काफी अच्छा करेंगे। तो इस मार्केट फॉल में ये दोनों बैंकों में खरीदारी करनी चाहिए। बाकी सारे जो टॉप बैंक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो या कोटक बैंक हो, एक्सिस, इंडसइंड, मुझे तो अच्छा सेटअप लगता नहीं है, और अगर बाजार में थोड़ी बहुत और वीकनेस आती है तो ये सब प्रेशर में रहेंगे। सो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड है नहीं, ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे मत देखिए, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में बने रहिए। जी हाँ, क्लियर थॉट्स जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए। अच्छा गौतम जी, आज से 2 रोज पहले एफएमसीजी में एक बड़ा स्पाइक आया था और इस स्पीस के 3 ओवरसोल्ड स्टॉक्स, आई मीन एचयूएल, मैरिको और डाबर ने एक स्पाइक जनरेट किया। हालांकि उस दिन पूरा सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से और स्पेशली मॉनसून पे फोकस करते हुए, और आई थिंक अगले क्वार्टर के पहले नंबर से पहले अगर मुझे एफएमसीजी में कुछ पिक करना हो तो क्या पिक करना चाहिए इस वक्त? देखिए, अगर आपको एफएमसीजी में कुछ पिक करना है तो कंजर्वेटिवली तो आईटीसी बेस्ट पिक है, क्योंकि आईटीसी 6 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है और डाउनसाइड यहाँ पर कम लगती है, अपसाइड इज कुड बी सब्सटैंशियल। इनफैक्ट यहाँ से मुझे 100 रुपए की अपसाइड आईटीसी में दिखती है, और डाउनसाइड में समझिए 20 से 30 रुपए का डाउनसाइड है, क्योंकि 400 रुपए का अच्छा बेस है। एफएमसीजी सेक्टर पिछले 6 महीने से करेक्शन मोड में रहा है। लास्ट 2 दिन में इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है और लग रहा है कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ वापस आ रही है। सो ये सब स्टॉक्स अगेन समझे हुए कंपनीज है, अच्छे कंपनीज है, क्वालिटी कंपनीज है, अच्छे अर्निंग्स है, ये सबको आप ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रख सकते हैं। और अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डी रिस्क मोड में चला गया है, मार्केट थोड़े से नेगेटिव बीटा या लो बीटा स्टॉक्स में जा रहा है, उसके कारण मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी अच्छा करेगा, और हमारा वर्किंग टारगेट एफएमसीजी इंडेक्स में 58,000 टू 58,500 का है। सो आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, डाबर, अपार्ट फ्रॉम एचयूएल, ये जो बाकी के जो 4 स्टॉक्स है हमें अच्छे लगते हैं और यहाँ पर पोर्टफोलियो में इसको ऐड करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा गौतम जी, 2 स्टॉक्स जो इंडियन मार्केट में बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं, लेकिन दोनों में अब ऑफ लेट थोड़ा सा हमने कंसोलिडेशन या करेक्शन देखा है। एक तो है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है रिलायंस। हालांकि रिलायंस के लिए थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट टर्म के चार्ट देखकर मैं व्यू ले रहा हूँ, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? Anuj, one thing is very clear कि the market has got into value mode and not in growth mode. देखिए, जब कोविड से जब रैली चालू हुई थी 7,500 के लेवल से मार्च 2020 में, तब पहले 2 साल में मार्केट एक ग्रोथ मोड में था, तो सारे जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो अच्छे कर रहे थे। पर पिछले अगर आप 2 साल में देखें तो मार्केट डेफिनेटली वैल्यू मोड में चला गया, और जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू ओवरऑल एज अ सेक्टर में जिस तरह की स्ट्रेंथ आई है, वो बहुत क्लियर है कि जो हाई पी स्टॉक्स है जो 30 के ऊपर चल रहे हैं उनमें इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, बट जो लो पी स्टॉक्स है उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है। सो ये मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि एचडीएफसी या बजाज फाइनेंस या एशियन पेंट्स या रिलायंस के बारे में जब बात करते हैं तो अंडर परफॉर्मेंस अभी जारी है। ये चारों स्टॉक्स में मुझे रिलायंस बेस्ट लगता है, कि मुझे लगता है कि इवेंचुअली रिलायंस 3,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा, और अभी जो फॉल आई है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पर जो बाकी के जो बड़े हैवीवेट स्टॉक्स है, चाहे वो एचडीएफसी हो या एशियन पेंट्स या बजाज फाइनेंस हो, वहां से दूर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां स्मार्ट मनी एक्शन है नहीं, फंडामेंटल्स अंडरस्टूड है और वो ओवर ओन्ड है। सो अभी वैल्यू का मार्केट है, वैल्यू में रहिए, आई थिंक वहीं पैसा बनेगा। ओके, वैल्यू में रहिए, वहीं पैसा बन रहा है। वैल्यू एक सेक्टर में है आईटी, लेकिन यहाँ पर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करें? नहीं, देखिए, आईटी में अगर आप मिड कैप आईटी देखें तो देर ऑल वेरी रिचली वैल्यू, तो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी। मैं लार्ज कैप की बात कर रहा था, मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, सॉरी, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा था, लार्ज कैप आईटी। हाँ, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो मिड कैप आईटी एक्सपेंसिव है, बट लार्ज कैप आईटी एक्सपेंसिव नहीं है, और वहां पर मुझे टीसीएस और एचसीएल टेक काफी अच्छा लगता है। पिछले 2 महीने में उसमें इतनी स्ट्रेंथ हमने देखी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि ग्लोबल हेडविंड्स के कारण इंडियन आईटी कंपनीज को क्या होगा, नंबर 1, और नंबर 2 एआई के चलते इंडियन कंपनीज कैसे करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से उसकी डिस्काउंटिंग अभी इस मार्केट में हो रही है, उसके कारण आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका 3 महीना का व्यू है तो आईटी से दूर रहिए, वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी भी, और वो वीक हो सकता है। बट अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है तो आईटी टीसीएस,
HCL टेक और टेक महिंद्रा हमें अच्छी लगती है और वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। जहाँ इस बीच गौतम जी जिस लेवल का जिक्र कर रहे थे, सुबह अनुज बात कर रहे थे 50 डे मार्केट ट्रेजेक्ट्री 2200 फाइनली बहुत ही, अगर आप देखें बड़े फोर्स के साथ निफ्टी वायलेट करता हुआ इट्स 22165 और बैंक निफ्टी भी इस दौरान 48,000 के जोन के, ऑल्दो कल का लो बैंक निफ्टी में भी डिफेंड हुआ है, बट निफ्टी 40 पॉइंट क्रैक हो चुका है उस जोन से। अच्छा गौतम जी, एक स्टॉक जिस पे बहुत बात हुई है बीते एक महीने में, आई मीन टेक्निकली तो खैर मैं से बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं मानता, बट वोडाफोन आइडिया पे आई मीन हमारे पास भी सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये चार्ट क्या कह रहा है, भले ही आपके पोर्टफोलियो में या फिर आप लोगों ने कोई सेंस बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन ये चार्ट क्या रहा है 12 रुपये 80 पैसे के भाव पे? देखिए, गोल्डीलॉक्स में हम एकदम टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में रहते हैं, तो एज सच हमारा कोई वोडाफोन पे व्यू है नहीं। इनफैक्ट हमारा व्यू ये है कि ये सब शेयरों से अभी एक बार दूर रहनी चाहिए। आप इसी को कंपेयर कीजिए भारती एयरटेल के साथ। आप देखिए पिछले 2 सालों में भारती ने क्या किया। इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स इन द मार्केट। तो जब एक लार्ज कैप स्टॉक आपको मिड कैप रिटर्न दे सकता है, तो आप वोडाफोन जैसे शेयरों में क्यों काम करें? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो खराब शेयर है या खराब कंपनी है। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि रिस्क ये सब शेयरों में काफी रहती है। और अभी जिस तरह का मार्केट सेटअप है, जिस तरह का मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक ओवरबॉट ट्रेडिंग आ गया है, ये सब शेयर से थोड़े से दूर रहने चाहिए, क्योंकि अगर बाजार और गिरा, जो पॉसिबल है, तो वोडाफोन जैसे शेयर थोड़े से वीक हो सकते हैं। तो अभी के मार्केट में सेफ स्टॉक्स में रहिए, लो बीटा स्टॉक्स में रहिए। आई थिंक आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, क्योंकि अभी से लेकर जून 4 तक ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसीलिए आपको मेटल्स, एफएमसीजी और फार्मा में रहना है। ओके अच्छा गौतम जी, एक बार वो पिक्चर फिर ड्रॉ कीजिएगा। 22,200 के नीचे आपका प्रोजेक्शन क्या है अगर हम क्लोज देते हैं तो? हाँ, देखिए, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जब हमने ये टीम के साथ डिस्कस किया, तो पहले तो ये व्यू आ रहा था कि हो सकता है कि बहुत बड़ा फॉल आ जाए, बट जिस तरह की लिक्विडिटी है और इंडियाज आउट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड है, मुझे लगता है कि 3 से 5% की शेकआउट आ सकती है। सो अगर 22,200 के नीचे क्लोजिंग होता है, तो उसके नीचे फर्स्ट लेवल आ जाता है 21,850, और अगर वो ब्रेक करता है तो 21,000 के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट दिस इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। अगर आप मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, तो ट्रेंड इज इंटैक्ट। और ये जो 3-4-5% की जो शेकआउट की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मार्केट चार्ट्स पे काफी हेल्दी हो जाएगा, एंड देन वी कैन रिज्यूम द नेक्स्ट ट्रेंड अप। सो 21,200 क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। अगर वो गया तो मार्केट में एक बार वीकनेस आएगी। ओके, एक आखिरी सवाल, ग्लोबली मार्केट्स देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या एक व्यू बन रहा है कि फॉर एग्जांपल चाइनीज़ मार्केट्स में एक बहुत शानदार मूव आना शुरू हुआ है, हैंगसेंग में, मेटल्स में एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ है, क्या ये साल मेटल्स चाइना मतलब उनको बिलोंग कर सकता है? देखिए, ये शाल डेफिनेटली मेटल्स के लिए है। आई थिंक हम तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़े बोल रहे हैं ऑल अलोंग, और मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से भी $26 तक, $2600 तक चला जाएगा, और सिल्वर $30 पार कर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से भी 20% की तेजी लगती है, जो बेंचमार्क इंडिसेस दे नहीं पाएंगे। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, तो यूएस मार्केट्स में एक थोड़ा सा एक रेंज में मूवमेंट आ गई है, बट अभी जो रियल मूवमेंट है ग्लोबल इक्विटीज में, वो सब एशियन मार्केट्स में है। चाइना और हांगकांग में इतना अच्छा कमबैक है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स में देखें, तो लंदन मार्केट लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, जर्मनी अच्छा कर रहा है, फ्रांस अच्छा कर रहा है। तो यूरोप और एशिया में ज्यादा स्ट्रेंथ है, और यूएस आई थिंक एक थोड़ा सा एक बैक सीट पे चला गया है। तो वहां पर इतनी बड़ी तेजी अब बनेगी नहीं, क्योंकि वहां पर भी 5-7-10 स्टॉक ही पूरे बाजार को ऊपर ले जा रहे थे। वहां पर जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी, हम यूएस मार्केट्स में नए हाइस नहीं देखेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी, और